हाय दोस्तों, यूपी टेट और सी टेट की कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। आगामी हमारे एग्ज़ाम यूपी टेट के 2020 के आगामी एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाले हैं, ठीक है। और सी टेट की भी परीक्षा लगभग नवंबर में होने की संभावना है। ये हमारा बाल विकास और शिक्षण विधि का पहला पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम पुराने विगत प्रश्नों के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे और इस पर विचार किया जाएगा, ठीक है, विश्लेषण भी किया जाएगा। जिसमें हमारा दोस्तों पहला प्रश्न है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में दिया है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। दोस्तों आध्यात्मिक जो मानव विकास के अंतर्गत नहीं आता है, उस क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है आध्यात्मिक। हाँ, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक आता है, लेकिन यह आध्यात्मिक नहीं आता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ भी आध्यात्मिक है, ये भी गलत होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, इन दोनों में हमें आंसर चेक करना है। शारीरिक विकास होता है बालक का, संज्ञानात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है और सामाजिक विकास होता है, पहले ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक। दोस्तों मनोवैज्ञानिक जो होता है, मनोवैज्ञानिक, यह प्रवृत्ति बालक के अंतर्गत बाद में आती है, पहले शारीरिक विकास होता है बालक का, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? पहला, ठीक है दोस्तों। हम दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? ठीक दोस्तों, नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, कथन किसने दिया है? आप सभी लोग जानते हैं, यह कथन हरलाग महोदय ने दिया है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि हरलाग महोदय के अनुसार यह कहा गया था कि विकास परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट करती है। हरलाग महोदय ने कहा था व्यक्ति के अंदर व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती रहती हैं। ये किसने कहा था? हरलाग महोदय ने इस पर विशेष ध्यान दिया था, ठीक है ना। इन्होंने परिभाषित भी किया था और ये भी कहा था विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु अवस्था तक क्रमशः चलती रहती है। उन्होंने बताया था विकास एक ऐसी अवस्था है जो बालक, मतलब जो भी बालक होता है, वो उसकी गर्भावस्था से मृत्यावस्था तक परस्पर चलती रहती है, ठीक है ना। ये विकास होता है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा बाल विकास में। ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 3, बाल विकास में, ठीक है। पहला दिया गया ऑप्शन में प्रक्रिया पर बल है। बाल विकास में किस पर बल है? प्रक्रिया पे बल है, ठीक है। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, ठीक है। मतलब प्रक्रिया पे बल है, ठीक है। वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल है। तीसरा ऑप्शन है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। हाँ, ये राइट है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बालक का जो विकास होता है वह 4 स्टेजों में होता है, ठीक है। बालक का विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। पहला है आपका गर्भावस्था। गर्भावस्था का समयावधि होता है 0 से 9 माह। बालक जब गर्भ में रहता है, बालक जब गर्भ अवस्था में रहता है तो 0 से 9 माह तक उसका जो विकास होता है उसमें उसका विकास शारीरिक विकास होता है, ठीक है ना। दूसरा अवस्था आती है बालक के जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, ठीक है ना। ये जो समयावधि है, ये समयावधि उसके शैशव अवस्था को दिखाती है, ठीक है। बालक के शैशव अवस्था को क्या दिखाता है? जन्म से लेकर 6 वर्ष, ठीक है। और जब इसके बाद आती है इसके बाद हम आते हैं तीसरी अवस्था पे, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में दोस्तों 7 से लेकर 12 वर्ष तक का, 12 वर्ष इतने अवधि के समय को हम बाल्यावस्था कहते हैं। और किशोरावस्था आप जानते हैं 12 से लेकर 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। मतलब बाल्य की अवस्थाओं को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है गर्भावस्था जो 0 से 9 माह तक, दूसरा है शैशवावस्था जो जन्म से 6 वर्ष तक, तीसरा है बाल्यावस्था जो 7 से 12 वर्ष तक, चौथा है किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष तक।
बच्चों, ठीक है ना बच्चों, बालकों में ये 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसमें से हमें हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। बाल्यावस्था में किसका अध्ययन होता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, ठीक है। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन पे, अपने चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न हमारा कहता है बाल विकास का अध्ययन। दोस्तों, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, ये इंपॉर्टेंट है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। किसका भाई अध्ययन क्षेत्र? बाल विकास में क्या किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। ये सही है दोस्तों, विभिन्न अवस्थाओं का बालक के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन, ये भी सही है, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है बालक पे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, ये भी सही है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी बालक पे प्रभाव पड़ता है, होता है, ठीक है। इसके हमें दिख रहा है कि तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें जो परिवर्तन आते रहते हैं वही बाल विकास कहलाता है। वही क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। अब हमने आपसे कहा बाल विकास की श्रेणी में क्या किया जाएगा, मतलब मनुष्य के जन्म से, या तो कह सकते हैं गर्भावस्था से, मनुष्य के जन्म से या तो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के, किशोरावस्था, ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था तक का जो समय होता है वो बालक के विकास का समय होता है, उससे बाल्यावस्था कहा जाता है, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर सही होगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना। हम आंसर क्या मारेंगे? उपरोक्त सभी, ये मेरा आंसर सही होगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम पाँचवें प्रश्न पे। पाँचवा प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है डार्विन का। अब हम समझते हैं डार्विन महोदय क्या कहते थे। इनके सिद्धांत में ये था, डार्विन महोदय का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत में इन्होंने ये कहा था, प्राणी स्वयं को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाता। जो प्राणी स्वयं को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाता उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ठीक है। केवल वे ही प्राणी जीवित रहते हैं जो स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढाल लेते हैं। तो ये बहुत सही बात है, क्योंकि अगर हम प्रकृति के खिलाफ जाएंगे तो फिर दुर्घटनाएं होती हैं, आप देखते हैं आपदाएं आती हैं। इसलिए इनका कहना था डार्विन का, चार्ल्स डार्विन का, कि हम प्रकृति के खिलाफ न जाएं, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके अपना निर्वहन करें, ठीक है। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न पे हम आते हैं, अपने छठवें प्रश्न पे। छठवां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही नहीं है समझते हैं। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये गलत है। क्यों गलत है? विकास जो होता है ये व्यापक पैमाना है और वृद्धि जो है उसका एक भाग के रूप में कार्य करता है, ठीक है। वृद्धि एक छोटे पैमाने के रूप में या संकुचित कह सकते हैं, जबकि विकास एक व्यापक पैमाना है या व्यापक रूप है, इसलिए इसका पर्यायवाची नहीं हो सकता। विकास एक सतत प्रक्रिया, ये राइट है, क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि विकास जो होता है एक बालक या मनुष्य के अंतर्गत जो विकास की प्रक्रिया चलती है वो जीवन उपरांत चलती है। मतलब कि जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेके उसके मृत्यु तक जो प्रक्रिया चलती है वो विकास कहलाती है। और विकास आप जानते हैं इसकी बहुत से लक्षण हैं, जैसे सामाजिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, संवेगात्मक है, ठीक है, संज्ञात्मक है, ठीक है। ऐसे करके सारे लक्षण हैं। शारीरिक लक्षण है तो शारीरिक विकास है, तो चारों विकास पाए जाते हैं, तो सतत विकास के श्रेणी के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन है वृद्धि विकास का एक भाग है, ये भी राइट है, विकास का एक भाग वृद्धि है, ये भी कोई सही है दोस्तों। अगला डी ऑप्शन है विकास कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है, ये राइट है, क्योंकि विकास जो है बालक में होने वाले परिवर्तनों को प्रकट करता है। बालक में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, वो परिवर्तन कुशलता का हो सकता है या कार्यकुशलता, मतलब कार्य को करने में बहुत कुशल हो, या गुणात्मक उसकी प्रवृत्ति को दिखाता है, उसके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को दिखाता है। ये सारी चीज़ें विकास के कारण ही होती हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए मेरा आंसर तीनों ये दिख रहा है सही है, इसलिए मेरा आंसर पूछा कौन सा सही नहीं है, तो पहला आंसर हो जाएगा जो सही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न। सातवां प्रश्न दिया है दोस्तों, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी कौन सी विधि है। अब ध्यान से समझिएगा, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन के सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। सबसे अच्छी विधि जो बालक की होती है वो विकासीय विधि होती है,
जो सतत चलती रहती है, और सामान्य विधि होती है जो हमेशा चल रही थी। जैसे कि सबसे सर्वाधिक अच्छी विधि मानी जाती है जो शारीरिक विकास बालक का होता रहता है, ठीक है। और जैसे कि अगर हम कहें समयगात्मक विकास बालक का अपने द्वारा जो अनुक्रिया करता है बालक को समयगात्मक विकास, ठीक है। इसको देखते हुए हमें लगता है कि बालक का विकासी विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम 8वें प्रश्न में, विकास का अर्थ है। विकास का ध्यान देखिए, विकास का अर्थ है, विकास किसे कहते हैं? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। देखो श्रृंखला ऐसे नहीं लिखा जाती है दोस्तों, श्रृंखला ऐसे लिखी जाती है। इसमें श्रृंखला गलत दिया है, ठीक है, यहाँ श्रृंखला होगा, ठीक है। अब देखते हैं परिवर्तनों के उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा अनुभव के फलस्वरूप होने वाले, परिपक्वता या अनुभव के फलस्वरूप होने वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास का अर्थ होता है कि बालक में परिपक्वता और अनुभव, ठीक है, परिपक्वता और अनुभव पे होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला, ठीक है। विकास देखिए ध्यान समझिएगा, विकास एक परिवर्तन है। विकास क्या है? एक परिवर्तन है जिसमें गुणात्मक वृद्धि होती रहती है या उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वे विकास कहलाते हैं। विकास हम किसे कहते हैं? समय के अनुसार जो भी परिवर्तन बालक में होता है वो विकास कहलाता है। इसलिए परिपक्वता या अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला को हम विकास कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? कहता है वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वयस्क का मतलब एक व्यक्ति वयस्क की कैटेगरी में आता है, उसमें संचार होता है, हलचल होती है। वो कौन सा समय होता है? आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, वो किशोरावस्था होता है। जब बालक के शरीर में ऐसी व्यक्तित्व की विकास होता है तो कौन सा अवस्था होता है? किशोरावस्था होता है। इस अवस्था में जो किशोरावस्था होता है, इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या प्रौढ़ावस्था के बीच का संक्रमण काल होने के कारण जीवन का सर्वाधिक कठिन काल माना जाता है। किशोरावस्था को जीवन का सर्वाधिक कठिन काल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें प्रौढ़ावस्था का जो संक्रमण होता है वो धीरे धीरे फैलने लगता है मानव शरीर में या मनुष्य के शरीर में, तो उसके अंदर उत्तेजनी की भावना आने लगती है। इस अवधि में बालक दोनों ही अवस्थाओं में रहता है। इस अवधि में बालक दोनों अवस्थाओं, प्रौढ़ा और बाल्यावस्था के बीच में किशोरावस्था में रहता है, ठीक है। न तो उसे उस समय बालक समझा जाता है और न ही प्रौढ़ के रूप में स्वीकृत किया जाता है, इसलिए उसे किशोरावस्था कहा जाता है, ठीक है। तो आप ये समझिएगा, जब वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था, ठीक है। हम आगे चलते हैं दोस्तों अपने 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? अब ध्यान से समझिएगा, लिखा है निम्न में से कौन सी बात के बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन दिया है भविष्य की योजना की सूझबूझ। भविष्य की योजना, देखो बालक भविष्य की योजना नहीं कर पाता है, वो ये नहीं समझता है कि आगे हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। बालक बस ये वर्तमान स्थिति को देखता है और उसके अनुसार कार्य करता है। तो ये हमारा लगभग ये विशेषता नहीं है, ये सही हो सकता है, ये विशेषता नहीं है। विज्ञान की कल्पना कथाओं में अवधि रुचि, हाँ ये राइट है, ये क्या है? ये राइट है, क्योंकि उसके कल्पना बहुत आते हैं। बाल्यावस्था में बहुत सी कल्पना होती है, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, हाँ उसकी तर्क शक्ति बढ़ती है। काल्पनिक भयों का अंत, हाँ उससे कोई डर नहीं लगता है कल्पना से, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? भविष्य वाला, ठीक है दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? भविष्य। जो सूझबूझ की अवस्था है ना, ये बाल्यावस्था के बाद जब किशोरावस्था में बालक जाता है उस समय कुछ उसके पास सूझबूझ आने लगता है, ठीक है दोस्तों, सूझबूझ की जानकारी होने लगती है। चलो हम अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है गिरोह अवस्था। ये बहुत शब्द देखिए, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह अवस्था, इसमें दिया है ऑप्शन पहला 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, बी ऑप्शन दिया है 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, सी ऑप्शन दिया है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, और डी ऑप्शन दिया है 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। दोस्तों पहले समझ लेते हैं गिरोह अवस्था की कंडीशन क्या है। गिरोह अवस्था 8 से 10 वर्ष एवं विलंब विकास समाजीकरण से संबंधित है।
गिरोह अवस्था 8 से 10 वर्ष, समझिएगा, गिरोह अवस्था क्या है, 8 से 10 वर्ष का समाजीकरण से संबंधित है। मतलब इस उम्र में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बनता है। किसी बहुत ज़्यादा समूह बनाते हैं बालक, 8 से 10 वर्ष की उम्र में बालक देखेंगे आपस में एक समूह बनाते हैं और उस समूह में वो सक्रिय सदस्य के रूप में भूमिका निभाता है। और वही चीज़ जब जाता है किशोरावस्था में तो चरम पे पहुंच जाता है। ठीक है, ठीक है। इसी कारण से जो गिरोह अवस्था होती है वो सामाजिकरण से संबंधित होती है। किससे संबंधित है, सामाजिकरण से। तो आप समझिएगा गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है, सामाजिकरण से, जो 18 से 10 वर्ष की अवधि है। ठीक है, अगला आते हैं क्वेश्चन हम क्वेश्चन पे। अगला लिखा है क्वेश्चन 12वां हमारा, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया है हिलगार्ड द्वारा, स्टार्ट द्वारा, हरलाग द्वारा, पियाजे द्वारा। मतलब 4 ऑप्शन दिया गया। डी ऑप्शन है पियाजे द्वारा, सी ऑप्शन हरलाग द्वारा, डी ऑप्शन है स्टार्ट द्वारा। इसमें दोस्तों हम ये समझते हैं कि ये जो संवेदी पेशी है, पूर्व संक्रियाएँ हैं, स्थूल संक्रियाएँ हैं, इसको मूर्त संक्रियाएँ भी कहते हैं, औपचारिक संक्रियाएँ, इनकी पहचान की गई है। किसने किया था इसकी पहचान? आप सभी जानते हैं इसकी पहचान किया था पियाजे ने। कैसे? क्योंकि पियाजे ने ही बताया था कि संवेदी, ठीक है, पियाजे ने ही बताया था संवेदी जो पहली क्रिया है, ठीक है, पियाजे ने बताया था संवेदी या संवेदनात्मक गामक अवस्था, यह 0 से 2 वर्ष बताया था। कितना बताया था? 0 से 2 वर्ष। ठीक है, संवेदी को 0 से 2 वर्ष। और उसके बाद दूसरा अवस्था बताया पूर्व संक्रियात्मक। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, यह अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। कितने वर्ष? 2 से 7 वर्ष। ठीक है, उसके बाद स्थूल संक्रियात्मक या इसको हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था 7 से 11 वर्ष। कितने वर्ष? 7 से 11 वर्ष चलती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, संवेदी जो अवस्था होती है संवेदनात्मक अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष। दूसरा हमारा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष। स्थूल या मूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था होती है वो अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 11 से 15 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 11 से 15 वर्ष। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? जीन पियाजे। कौन होंगे? जीन पियाजे। ठीक है, अगला हम चलते हैं अपने 13वें प्रश्न पे। सैसो काल की अवधि है। देखिए सैसो काल की अवधि है, अब आपको बताना है सैसो काल की अवधि कितनी है। देखिए जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 3 वर्ष, जन्म से 2 से 3 वर्ष, जन्म से इतना जी। शैशव काल की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष, इसे ध्यान रखिएगा। शैशव काल में बालक का जो निर्माण काल होता है सामान्यतः वह जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। शैशव काल में जो बालक को माना जाता है वो जन्म से 5 वर्ष। पहले 2 वर्ष पूर्व शैशव अवस्था होता है, 2 वर्ष से 5 वर्ष की आयु उत्तर शैशव अवस्था कहलाती है, उत्तर शैशव अवस्था कहलाती है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा 2 वर्ष तक क्या कहलाता है? पूर्व शैशव अवस्था, और 2 से 5 वर्ष तक उत्तर शैशव अवस्था। ठीक है, ये पूर्व शैशव अवस्था कहलाता है, पूर्व शैशवा। ठीक है, पूर्व शैशवा। और एक जो होता है आपका 2 से या 3 से कह सकते हैं, 2 से 5, 2 से 5। ठीक है, यह जो होता है ये उत्तर शैशव अवस्था, उत्तर शैशव अवस्था। ठीक है ना, आया समझ में? ठीक है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। 14 प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। हाल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? हाल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? ये सभी जानते हैं हाल का सिद्धांत जो दिया गया था किशोरावस्था पे। हाल का सिद्धांत किस पे था? किशोरावस्था पे। स्टेनर हाल ने 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में एडोलेसेंस, देखो इनका एक पुस्तक था 1904 में, स्टेनले हाल ने 1904 में स्टेनले हाल ने
किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यायित किया है। आकस्मिक विकास का सिद्धांत मतलब कि स्टैनले हॉल ने बताया था कि जो किशोरावस्था है सिद्धांत में किसकी व्याख्या करते हैं, किशोरावस्था का, और उन्होंने किशोरावस्था में बताया था यह आकस्मिक विकास के सिद्धांत है। किसके सिद्धांत है ये? आकस्मिक, ठीक है, किसके? आकस्मिक विकास के सिद्धांत, ठीक है। किशोर में जो शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, इसमें बालक का जो शारीरिक होता है, मानसिक होता है, संवेगात्मक होता है, ये सब परिवर्तन होते हैं, वे अकस्मात होते हैं, अचानक होते हैं, ठीक है। तो हर्लॉक महोदय बहुत ही स्टैनले हॉल बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था कि किशोरावस्था का विकास जो होता है वह शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते हैं, ठीक है। आकस्मिक विकास होता है, किशोरावस्था का विकास आकस्मिक विकास होता है। यह सिद्धांत इन्होंने दिया था, किसने? हर्लॉक ने, स्टैनले हर्लॉक ने। हम अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। हमारा आज का 15वां प्रश्न, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति में निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना, अब आप बताइए विद्रोह की भावना किस में आती है? बालक के अंदर विद्रोह की भावना कब आती है? जब वह पूर्व किशोरावस्था में होता है। बालक जब पूर्व किशोरावस्था में होता है तो उसके अंतर्गत विद्रोह की भावना का विकास होता है। किशोर में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। जब बालक 12 से 14 वर्ष की उम्र का होता है, ठीक है, 12 से 14 वर्ष की उम्र का होता है तो उसके शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। वो हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है, इस तरह की उसके अंदर भावना आती है और उसमें विद्रोह का ज्वाला फूट पड़ती है। इसमें उसको विद्रोह करने का ज्वाला फूटता है, विद्रोह करने की ज्वाला फूटती है, ठीक है ना। तो उसमें वो बहुत उत्तेजित और स्वतंत्र अपने आप को महसूस करता है, ठीक है। आगे चलते हैं अपने 16वें प्रश्न पे। 15वें प्रश्न में आप समझ गए कि पूर्व किशोरावस्था। 16वें प्रश्न में हम समझते हैं विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? भाई देखो, बुद्धि का अधिकतम विकास बालक के किशोरावस्था में होता है। बालक का जो अधिकतम बुद्धि विकास होता है वो किशोरावस्था में पूरा हो जाता है। किशोरावस्था में उसके बालक का विकास हो जाता है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ठीक है ना। इस अवस्था में बालक की कल्पना शक्ति, बालक की कल्पना शक्ति, बालक की कल्पना शक्ति, ठीक है, जिज्ञासा, बौद्धिक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है इस अवस्था में, किशोरावस्था में, किशोरावस्था, ठीक है। अगला मतलब 17वां प्रश्न पे, किस व्यवहारवादी ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। किस व्यवहारवादी ने ऐसा कहा है कि तुम मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बना सकता हूँ? इसमें ऑप्शन होगा वाटसन, ठीक है। अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, वाटसन कहाँ के थे? अमेरिका के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इन्होंने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक में अग्रणी थे, मतलब ये व्यवहारवादी सिद्धांत दिए थे। वाटसन जो है व्यवहारवादी सिद्धांत दिए थे, व्यवहारवादी, ठीक है ना। इन्होंने व्यवहारवादी सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि आप मुझे कोई भी बालक दे दो, जो बच्चा जन्मा हो, शिशु बालक हो, तो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ठीक है। और इसी चीज़ को उन्होंने 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत भी किया था। इस चीज़ को उन्होंने बताया था कि आप कोई मुझे एक बालक दे दो, उसको प्रस्तुत भी किया था एक बालक को रख कर, ठीक है, उसमें कुछ भी बना सकता हूँ। ये कथन किसका है? वाटसन का है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा 18वां प्रश्न आता है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। अब आप बताइए शैशवावस्था काल कितना होता है? 0 से 6। आप सभी लोग जानते हैं, बताए हैं।
ठीक है। अब बालक जो है इसमें उसकी जो हरकतें होती हैं वो उसकी हरकतें होती हैं मूल, उसकी हरकतें कैसी होती हैं, जो बालक होता है इस समय वो अपनी हरकतें कैसा करता है, मूल हरकतें कहते हैं, मूल प्रकृति के अनुसार अपना व्यवहार करता है। मूल प्रकृति मतलब मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार, ठीक है। अगला चलते हैं हम, हमारा 19वां प्रश्न है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के, बालक जब स्व केंद्रित महसूस करता है वो अवस्था कब होती है। आप सभी जानते हैं बालक की जो स्व केंद्रित अवस्था होती है उसमें बालक जन्म लेता है और 6 वर्ष तक रहता है, शैशवावस्था का काल मान लीजिए, शैशवावस्था काल स्व केंद्रित अवस्था होती है, ठीक है। स्वयं पे वो निर्भर होता है, मतलब स्वयं पे निर्भर नहीं होता है, स्व केंद्रित होता है, ठीक है। जैसा भी उसको प्रतीत होता है वैसा वो करता है। तो 0 से 6 होगा शैशवावस्था पूरा, यहाँ शैशवावस्था में बस 2 दिया है, लेकिन यहाँ पे अधिकतम शैशवावस्था 6 तक होती है, 3 से 6, हमारा बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा 20वां प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों। 20 प्रश्नों का ये श्रृंखला था, 20 प्रश्नों में हमारा ये अंतिम प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न को अच्छे से समझते हैं हम। माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। बालक चाहता है कि अब माँ बाप से थोड़ा दूर हो, ठीक है, उनकी बातों को पसंद नहीं करता है, उसे पसंद कुछ और आते हैं, अपने दोस्तों, मित्रों, यारों, बाकी सभी दो लोगों की बातें अच्छी लगती हैं, माँ बाप की बातें नहीं अच्छी लगती हैं। वह कब होता है, किशोरावस्था की शुरुआती घड़ी में, मतलब पूर्व किशोरावस्था, जब बालक किशोरावस्था में जाता है, पूर्व किशोरावस्था में 9 से 12 वर्ष लगभग, इस एज में जब जाता है बालक, तब उसे क्या होता है, माँ बाप की बातों को उतना चित्त नहीं देता है जितने अपने दोस्तों का देता है, ठीक है, उसे वही अच्छा लगता है। तो दोस्तों आज का मेरा ख़त्म होता है, समाप्त होता है। फिर हम अगले दिन मिलेंगे आपसे इसी तरह क्वेश्चन के साथ, 20 क्वेश्चनों के साथ, और इस क्वेश्चन को अच्छे से आप अध्ययन कीजिए, बार बार वीडियो देखिए और वीडियो से अच्छे से आप जानकारी लीजिए, ठीक है दोस्तों। अच्छे से समझिए, हर एक चीज़ को समझिए और आने वाले समय एग्ज़ाम में, आगामी एग्ज़ाम में आप एक अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। थैंक्स दोस्तों, बाय।